सो अभी क्या है कि हमने लास्ट वाली क्लास में 3 चीज़ें देख ली थी हमने। पृथ्वी गतियाँ 3 प्रकार से देख ली थी। तो अभी अब ये 4 प्रकार की हैं। 3 प्रकार की गति, जैसे पुरस्करण गति को थोड़ा सा लोग मानते नहीं, गति की पृथ्वी गति नहीं है, वो पृथ्वी के अक्ष की गति है, लेकिन पृथ्वी भी उसमें घूम रही है, इसलिए क्या है वो गति पृथ्वी की मानी जाएगी, क्योंकि पृथ्वी जब अक्ष घूमेगी इस हिसाब से तो वो पृथ्वी उस हिसाब से घूम रही होगी। अभी ऐसे करके घूम रही पृथ्वी, ऐसे करके घूम रही, घूमते 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 पृथ्वी को ऐसे हो जाना पड़ेगा, इसलिए। लेकिन हमने फिर देखा, तो सबसे पहले हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने एक चैप्टर एक अलग बनाया था कि पृथ्वी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं अवधारणाएं, जिसमें हमने देखा था अक्षांश, अक्षांश रेखाएं, देशांतर, यामांतर और पृथ्वी गतियाँ, ये 3 पॉइंट देखे थे। अब एक नया चैप्टर अलग से बनेगा, क्या, भू चुंबकत्व, भू मतलब पृथ्वी वाला, तो जियो मैग्नेटिज्म बोलते इसे। तो ये हेडिंग डालोगे बड़ी सी एक, भू चुंबकत्व, भू चुंबकत्व, ठीक है, जियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब हम भू चुंबकत्व पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों, क्या है, सब कुछ वो हम समझेंगे, कि जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सब निकल रहा है वो हम देखेंगे। और इसको पहले तुम चलिए हेडिंग डाल लो, फिर हम समझा देते थोड़ा सा, फिर डायग्राम बना हुआ है। ठीक लिखा है। अब हम लोग आगे पढ़ें। अब देखो ये जो डायग्राम बना रखा है इससे भी समझते रहते हैं क्या क्या है। अब भूचुंबकत्व इसका मतलब क्या है, इसका परिचय अगर देखेंगे तो भूचुंब, इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य ये है कि पृथ्वी के जो चुंबकीय फील्ड है चारों तरफ निकला, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र है, वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो कैसे बना, उसके क्या क्या कारण है, और आगे भविष्य में गायब हो जाएगा, कब तक रहेगा, तो उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करना है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। यानी इसका पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हमें समझना है कि जो पृथ्वी के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसके कारण हम लोग बचे हुए हैं आज तक, तो वो कैसे उत्पन्न हुआ है, कैसे जनरेट हुआ है, और उसमें क्या प्रभावी कारण है कि जो बना हुआ है, और कौन से ऐसे कारण होंगे कि जिसके कारण वो थोड़ा बंद भी हो सकता है या कम हो सकता है या कम बड़ होता रहता है, वो हम देखेंगे। कैसे है ना कि पृथ्वी ऐसे ना, तो पृथ्वी के हमने देखा कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हैं बहुत सारे, ठीक। तो ये 64,000 किलोमीटर के आसपास तक ऐसे फैला हुआ है। तो ये हम देखेंगे कि भूगर्भ से निकल के अंतरिक्ष तक ऐसे फैला हुआ है, यहाँ से ये कैसे है, क्यों है, वो हमें समझना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। तो पहले क्या है कि हम अगर पृथ्वी पे एक बिल्कुल भी एक फ्रीली एक चुंबक लटका देते हैं ना, तो उसका क्या है, फ्री या स्वतंत्रपूर्वक चुंबक लटका देंगे तो वो क्या, उसका नॉर्थ जो चुंबक का नॉर्थ है वो उत्तर दिशा में हो जाता है ना, यानी कि उत्तर दिशा में हो जाता है, और दक्षिण जो चुंबक का साउथ होता है वो दक्षिण दिशा में ऐसे हो जाता है। तो हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। लेकिन अगर एक चुंबक ऐसे है, एक चुंबक पहले से एक है ऐसे करके, ठीक, और ये एन इसका हो गया और ये ऐसे हो गया, यानी नॉर्थ और साउथ हो गया, तो एक चुंबक अगर इसके ऊपर और लटकाएंगे तो ये क्या, नॉर्थ नॉर्थ पास में आपस में नहीं चिपकते ना। अगर हम ऐसे नॉर्थ नॉर्थ नहीं होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, पीछे करेंगे। तो यहाँ पे साउथ होना चाहिए और दूसरी चुंबक आपको रखना है, तो यहाँ पे जो बनाओगे आप वो साउथ हो, यहाँ पे नॉर्थ हो, तभी ये आपस में चिपकेंगे, वरना ये एक दूसरे को भगाएंगे अपने क्षेत्र से। तो यहाँ पर क्या है कि जो नॉर्थ, अगर जो चुंबक हम ऐसे लटका रहे हैं, फ्रीली लटका रहे हैं पृथ्वी पर, तो जो उत्तर दिशा में हो जा रही है, इसका मतलब अगर पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक है तो उसके अंदर इधर जो उत्तर, जो हमारा उत्तर जो दिशा में है, जो हमारी चुंबक जो हम लटकाए उसका उत्तर जब उधर हो गया तो उसके अंदर वाली चुंबक को उधर दक्षिण होना चाहिए, तभी तो उधर हो जा रहा है, वरना वो उधर से घूम जाएगा। ये बात समझ आ रही है। यानी पृथ्वी के जो अंदर कोई चुंबक की जो भी गति हो रही है, कोई एक चुंबक हम मान के चल रहे हैं कि कोई अभी चुंबक है, वो हम आगे देखेंगे है या नहीं है, लेकिन मान लेंगे कि अंदर पृथ्वी के अंदर चुंबकीय पदार्थ हैं जो चुंबकीय गुण धारण करे हुए हैं, जैसे फेरस और निकल चुंबकीय गुण धारण करे हुए हैं, तो वो पदार्थों हैं, तो उनके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र जो कुछ बन रहा होगा तो क्या वो दक्षिणी ध्रुव इधर होना चाहिए, तभी तो वो उत्तर इधर आ रहा है। तो वो हम लोगों ने एक डायग्राम ये बनाया है। ये डायग्राम क्या है कि ये अर्थ ऐसी है, ठीक है, और हमने देखा कि ये वाली जो काली ब्लैक कलर से बना रखी ये जो रेखा है ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष अभी 23.5 डिग्री में झुकी हुई है, वो है, ठीक। और उत्तरी भौगोलिक ध्रुव जो हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हुए अभी तक आए, वो नॉर्थ पोल ये है, जो हमने इसको बोले भौगोलिक बोल दिया क्या, कि हम चुंबकीय भी पढ़ेंगे और भौगोलिक भी। तो ये क्या है, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, ये वाला बिंदु, ये चुंबकीय ध्रुव हो गया दक्षिणी, और ये उत्तरी हो गया जो भौगोलिक ध्रुव, ठीक है, ये वाला ध्रुव पॉइंट है जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल करा रहा है। तो वो क्या है, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव हो गया, ये भौगोलिक का मतलब पृथ्वी का, और ये हो गया पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसके अंदर एक हमने कहा एक स्थायी दंड चुंबक हमें लग रही है कि हम अगर दंड, स्थायी दंड का मतलब होता है बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे कि नॉर्थ और साउथ जैसे बिल्कुल ऐसे कि हमने कोई चुंबक लटकाई तो ऐसे उसका नॉर्थ इधर हो गया, इसका मतलब साउथ चुंबक का इधर होना चाहिए।
तो एक ऐसे कोई चुंबक ऐसे प्रतीत लग रही है हमें अंदर पृथ्वी के अंदर, जिसका दक्षिणी ध्रुव क्या है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है। जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उधर के लिए दक्षिण ध्रुव हो गया। अब ये थोड़ा बीच में इतना एंगल क्यों है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ये जो पृथ्वी का जो स्थायी दंडक चुंबक है ना, उसका बिल्कुल संपाती नहीं है पृथ्वी घूर्णन अक्ष से, थोड़ा सा ये दिक्पात कोण बोलते थे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसका है 11.5 डिग्री का अंतर है बीच में, तो 11.5 डिग्री हटे हुआ है इधर के लिए है। तो वो ये क्या हुआ, दक्षिण ये वाला जो बिंदु है ये दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव हुआ, और ये वाला बिंदु क्या हुआ, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। अब उल्टाना पड़ जाए आपको, उत्तर तो ऊपर था, नीचे ये चुंबक के हिसाब से, चुंबक के हिसाब से क्या उत्तरी, क्योंकि तभी तो यहाँ पे चुंबक आएगी, यहाँ पे साउथ आएगा, जो हम लटकाएंगे ये साउथ इसके पास आएगा, ठीक है। तो यह उत्तरी चुंबकीय ध्रुव ये वास्तव में ऐसा है, लेकिन बोलने में हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ बोलेंगे किसको बोलेंगे, साउथ मैग्नेटिक पोल, इसे साउथ बोल देंगे। बोलचाल में ऐसे बोल देते हैं कि यहाँ पे साउथ मैग्नेटिक पोल, क्योंकि ये जो है ये साउथ इसके इधर आ जाता है, तो अब इसको बोल लेंगे साउथ मैग्नेटिक पोल, मतलब दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। बोलचाल में ऐसे बोल देंगे, लेकिन वास्तव में कैसा होगा, अंदर तो यहाँ उत्तर होगा तभी तो आएगा, लेकिन बोलचाल में क्या कर देंगे, इसको बोल देंगे कि साउथ मैग्नेटिक पोल है, और इसको क्या बोलेंगे, साउथ जियो ऐसे करके उसको बोलो, उत्तरी मतलब दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव, ये दक्षिणी हो गया। और ये क्या हो गया, बोलचाल में लोग बोल जाते हैं इसको साउथ के लिए, इसको दक्षिणी, क्योंकि दक्षिण की तरफ पड़ रहा है इसलिए, लेकिन वास्तव में क्या होगा, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। ये समझ लेना, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख भी लेना कि वास्तव में ये है बोलचाल में। और बोलचाल में आप क्या लिखते हो, बोलचाल में इसको क्या बोलेंगे, साउथ मैग्नेटिक पोल, जो आजकल चल रहा है ऐसे बोलचाल में, साउथ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल। ऐसे इसको बोलचाल में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, लेकिन वास्तव में ये क्या है, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। तो हमने ऐसी वैसी बना दिया कि जो ये अक्षय घूर्णन अक्ष देगी, तो उत्तरी भौगोलिक ध्रुव हुआ, इसकी विषुवत रेखा क्या होगी, ये होगी ना 0 डिग्री के हिसाब से, तो ये हो गया भौगोलिक विषुवत रेखा, यानी पृथ्वी की वो, और चुंबक के हिसाब से हम खींचेंगे तो चुंबक की विषुवत रेखा ये हो जाएगी, चुंबक की विषुवत रेखा, ठीक। ये वही चीज़ है कि बस हमने एक फ्रीली लटकाया, तो वो क्या हुआ, इसमें बस हमें भाषा में अब ये लिखना है कि हम जब कोई पृथ्वी पर चुंबक स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, तो पृथ्वी का जो चुंबक जो लटकाई होती है उसका उत्तरी ध्रुव ना पृथ्वी के उत्तरी दिशा, उत्तर दिशा तरफ हो जाता है, उत्तरी भौगोलिक तरफ हो जाता है, और उसका दक्षिणी यानी चुंबक का दक्षिणी वाला हिस्सा, ठीक है, दक्षिण ध्रुव वो किधर हो जाता है, पृथ्वी के दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। अतः इससे पता चलता है कि पृथ्वी के जो अंदर जो कोई चुंबक जैसा जो भी प्रतीत हो रहा है वो क्या है, उसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा, ठीक है, और चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के यानी कि उत्तरी दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की तरफ होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा, उत्तर दक्षिण में कन्फ्यूजन नहीं हो जाना कि इसका दक्षिणी क्या होगा, पृथ्वी के उत्तर के, इसलिए मैंने चुंबकीय ध्रुव लिख दिया, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, उत्तरी भौगोलिक ध्रुव, भौगोलिक लिख दिया, पृथ्वी की बात आ गई, वहाँ चुंबक की बात आ गई, यही बस हमें लिखना है। और इससे हमें प्रतीत होता है कि स्थायी दंड चुंबक एक, हमें इस बात से हमें क्या पता चला कि कोई एक स्थायी दंड चुंबक ऐसे है जिसके कारण ये ऐसे कर रिएक्ट कर रही है चुंबक से ऊपर, जो हम जितनी सारी मैग्नेट लटका देते हैं ऊपर, देखते हैं जो कंपास वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी निडल नॉर्थ की तरफ घूम जाती है, वो हमें लगता है कि इसके कारण है। फिर क्या है बात हुई, फिर इसको बात को खारिज करा जाएगा, वो अभी हम लिखेंगे, लेकिन खारिज क्या करा जाएगा इस वाली बात को कि स्थायी दंड चुंबक ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे दंड चुंबक बिल्कुल सीधे ऐसे दंड चुंबक नहीं है, क्योंकि कोई भी जो भी पदार्थ होता है जो फेरस से निकले जो चुंबकीय गुण धारण कर रहा होता है, उसको एक लिमिट तक हीट देंगे, अगर उसको गर्म करेंगे एक लिमिट तक, तो वो क्या हो जाएगा, वो अपने चुंबकीय गुण खो देता है, जिसको क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्यूरी तापमान बोलते हैं। तो उन्होंने ढूंढा था मैडम क्यूरी ने कि अगर कोई चुंबकीय गुण जो आपको पता है कि लोहा है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, उसको एक टेम्परेचर तक गर्म करोगे तो उसके बाद में उसमें चुंबक ले जाओ पास में तो नहीं चिपकेगी, फिर उसके चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे एक टाइम से। 500-600 डिग्री आसपास ये लोहे और निकल का बताते हैं, तो 500-600 डिग्री पे लोहे निकल अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। और पृथ्वी में जो लोहे और निकल कहाँ दौड़ रहे हैं, हमने देखा है कि आउटर कोर में, देखा ना आउटर कोर में, ये सबसे इनर कोर हो गई, उससे बाहर जो आउटर कोर चल रही थी, ठीक है, तो उसमें आउटर कोर में यहाँ पे एन आई और ऐसी घूम रहे हैं, बहुत तेज़ी से घूमना हमने देखा था। यहाँ पे तो द्रव अवस्था में है ना, अंदर सबसे अंदर ठोस अवस्था में है, ध्यान आ रहा है पीछे परत, हाँ, तो उसमें ठोस अवस्था में, यहाँ पर द्रव अवस्था में है जो एनी आउटर कोर में, और पृथ्वी जो घूम रही इतनी तेज से, तो ये घूम रहे हैं, वहाँ पे चालक द्रव घूम रहे हैं, तो ये यहाँ घूम रहे हैं, तो इसमें तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमने टेम्परेचर देखा था, तो 5 यहाँ तो इन्हें खो देना चाहिए था अपना चुंबकीय गुण, तो फिर चुंबकीय क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि स्थायी दंड चुंबक नहीं है, जो अभी हमने एक तत्व अभी पहले एक भाषा लिखेंगे कि ऐसे पता चल रहा है कि हम चुंबक को फ्रीली लटकाते हैं तो उसका इधर ये नॉर्थ इधर हो जाता है, साउथ इधर हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में कोई एक चुंबकीय स्थायी दंड चुंबक है,
फिर वो अगली वाली बात क्यूरी मैडम से खाली हो जाती है कि हमने पढ़ा भी है कि हमने देखा कि एक चुंबकीय गुण धारण करने वाले तत्वों को एक तापमान से अधिक वो अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, जिस तापमान को क्यूरी तापमान कहते हैं। तो पृथ्वी के जो बाह्य कोर में Fe और Ni है वो चालक द्रव इतनी तेजी से गति कर रहे हैं तो वो अपना और तापमान वहाँ पे अधिक है तो वहाँ पे वो चुंबकीय गुण खो चुके होंगे। तो इसलिए स्थायी दंड चुंबक वाली जो संकल्पना है वो तो खारिज होती है यहाँ पे। तो फिर हमारे पृथ्वी का ये चुंबकीय क्षेत्र जो ऐसा क्यों निकल कर रहा है कि एक पृथ्वी है तो पृथ्वी के भूगर्भ से स्टार्ट हो गए और अंतरिक्ष तक फैल के पूरा एक चुंबकीय क्षेत्र ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना हुआ है? समझ में आ रहा है? ऐसे आपने देखा ना कभी ये पृथ्वी होती है तो उसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड देखा है कोई एक इमेज वाली? तो फिर ऐसा क्यों है? जब अब ये बात खारिज हो गई कि अगर Fe हो या तो भाई जो फेरस और निकल ऐसे तत्व हैं इनके कारण चुंबकीय गुण होंगे तो इसलिए फैला हुआ मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब तो ये बात खारिज होगी क्योंकि जब एक तापमान से अधिक गर्म करोगे तो वो खो देते हैं। तो क्या बात है? तब वो डायनोमो वाली जो डायनोमो आपने पढ़ा होगा बी फिजिक्स में देखा डायनोमो यंत्र, तो उसकी बात आ जाएगी कि वो हम पढ़ेंगे भी इसी में देखेंगे कि जो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है उसके आवरण के कारण ये हो रहा है। पहले इतनी बातें लिख लेते हैं फिर आगे पहुँचेंगे डायनोमो यंत्र तक। एक दो बात लिख लो इसमें ताकि समझ में आ जाए। लिखो देखो इससे एक परिचय डाल लो, खाली पहले परिचय हेडिंग डाल लो जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें इसे पढ़ना क्या। परिचय हेडिंग डाल लो, इसमें लिख लो इसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, उसकी उत्पत्ति, इसके अंतर्गत यानी भूचुंबकत्व के अंतर्गत यानी ठीक है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति, उसकी उपस्थिति, विकास तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कोई पूछे भूचुंबकत्व क्या है तो भूचुंबकत्व क्या बताओगे आप? भूचुंबकत्व के तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें होने वाले परिवर्तन क्या है। तो आप क्या लिखोगे? हमने बोला इसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति, उसकी उत्पत्ति, विकास, अगर उत्पत्ति पहले लिख लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी उत्पत्ति, उसकी उपस्थिति तथा उसका विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। देखो लिखी लिखाई पूरी फिक्स चीज़ें होती तो फिर क्यों लिखोगे? मेन चीज़ समझना हम लोगों को, ठीक। यानी भूचुंबकत्व से मतलब क्या हुआ, जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इसको एक लाइन और लिख लो, फिर अब ये वाली भाषा लिखेंगे जो डायग्राम में लिखा है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होगा, यानी भूगर्भ से होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि बिल्कुल इनर पार्ट से उत्पन्न होकर अंतरिक्ष तक, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होकर अंतरिक्ष तक, ब्रैकेट में लेना लगभग 64,000 किलोमीटर तक विस्तारित है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होकर अंतरिक्ष तक, ब्रैकेट में लिखना 64,000 किलोमीटर तक विस्तारित है, जहाँ यह सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और तप्त गैसों से, जहाँ ये सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और तप्त गैसों से अंतरक्रिया करता है, और तप्त गैसों से अंतरक्रिया करता है। सूर्य से आने वाले आवेशित कणों और तप्त गैसों से अंतरक्रिया करता है। ठीक, ये बात क्या लिखी आप लोगों ने कि हमने पहले भूचुंबकत्व आवेशित कणों और तप्त गैसों से अंतरक्रिया करता है। तप्त मतलब गर्म बात, हीटेड, तप्त गैसों से क्रिया करता है, ठीक। अब ये लिखा कि भूचुंबकत्व क्या है, कि भूचुंबकत्व में क्या है, हम जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है
यानी भूचुंबकत्व हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग समझने तो आना चाहिए। मैं हम लोग पढ़ के यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख रहे थे, तो हमने हम हर एक चीज़ पृथ्वी की आंतरिक संरचना रिलेटेड होकर देख रहे थे। आइए हम भूचुंबकत्व पढ़ रहे हैं। इस भूचुंबकत्व का मतलब क्या है, कोई पूछेगा तो इसका मतलब है जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करना, सीधी बात है। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी अभी स्थिति क्या है, उसका विकास कैसे हो रहा है, उसका होने वाले उसमें परिवर्तन क्या है, तो वो सब इसी के अंदर आ जाएगा। तो कुछ सीधे एक भाषा में पूछे कि भूचुंबकत्व क्या है, तो बोलना जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। यानी उसका विज्ञान जो हुआ वो भूचुंबकत्व हुआ। और ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर से स्टार्ट निकलता है और अंतरिक्ष तक जाता है, और लगभग हमने मान लिया 64,000 किलोमीटर तक ऐसे पहुंचता है। यानी भूगर्भ से निकलकर, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से निकलकर और अंतरिक्ष तक 64,000 किलोमीटर तक जाता है, फैला हुआ है ये, ठीक। और वो फैला कैसे है, नॉर्थ अब निकलता है। अभी नॉर्थ से जो आपने देखा होगा कभी नीले वाला मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती है, तो यहाँ से निकलेगा ये, इसका उत्तरी इसका तो नॉर्थ ये है चुंबक का, तो यहाँ से निकलेगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे नॉर्थ से जाएंगे साउथ से, यानी नॉर्थ से साउथ ऐसे करके ये चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है। अब हम लोग ये वाली बात लिखेंगे जो हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। इसमें लिखो, ये डायग्राम बना लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी जगह छोड़ना फिर बनाना। इसके नीचे लिखो, जब किसी चुंबक को आप लोगों के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कुछ ही लोग देख रहे हैं, देख तो रहे हैं। अब इसको लिखो, इसके आगे हम इस डायग्राम के बारे में थोड़ा लिख ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है, थोड़ा जल्दी लिखेंगे क्योंकि समझा हुआ है ही। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तब उसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, ये किसका, वो चुंबक का है, ठीक है। तब उसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव सदैव पृथ्वी की उत्तरी दिशा, तब उसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव सदैव पृथ्वी की, तब उसका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव सदैव पृथ्वी की उत्तरी दिशा, पृथ्वी की उत्तरी दिशा मतलब इसका, ये चुंबक हमने ये हटा दें अभी, ये हमने चुंबक फ्रीली लटकाई। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक पृथ्वी लटकाया जाता है तो उसका यानी चुंबक का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव ये वाला सदैव पृथ्वी की उत्तरी दिशा, पृथ्वी की उत्तरी दिशा, सदैव पृथ्वी की उत्तरी दिशा तथा दक्षिणी चुंबकीय, इस जो चुंबक आप लटका रहा था दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी की दक्षिणी दिशा में रुकता है, तथा दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी की दक्षिणी दिशा में रुकता है। अगली लाइन से लिखो, अतः वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में यह अनुमान लगाया कि, ठीक है। अब ये देखो प्रारंभ में लिख दिया हमने शब्द यहाँ पे क्योंकि अभी खारिज होगी ये वाली बात। अतः वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के भीतर स्थायी दंड चुंबक यानी कि उनके परमानेंट कोई दंड चुंबक है पृथ्वी के अंदर, कोई ऐसे जो ऐसा इसके कारण जो पृथ्वी के ऊपर जो चुंबक लटकाते तो ऐसे बिहेव करती है। पृथ्वी के अंदर या भीतर स्थायी दंड चुंबक है। अतः वैज्ञानिकों ने यह प्रारंभ में यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के भीतर स्थायी दंड चुंबक है, जिसका, अब देखो ये स्थायी दंड चुंबक है जिसका दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, ध्यान से, यानी कि ये देखो ये जो है लाल वाली लाइन, ये क्या है, स्थायी दंड चुंबक का भी मान के चलना है। तो जिसका दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव, जिसका दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की ओर है, ठीक है। स्थायी दंड चुंबक है जिसका, यहाँ देखते हुए चलो, स्थायी दंड चुंबक है जिसका, एक बार समझ जाओगे, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी भौगोलिक ध्रुव की तरफ है तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव
पृथ्वी की दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव की तरफ है, ठीक है, ऐसे लिख लो। किंतु किंतु भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष, ये भौगोलिक अक्ष कौन सी होगी, ये वाली जो पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, ये ब्लैक वाली, ये भौगोलिक अक्ष हो गई, और ये चुंबकीय हो गई अक्ष, लिखा है चुंबकीय अक्ष लिखा ऊपर देखो, ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष हो गई और ये पृथ्वी की अक्ष हो गई, इसे भौगोलिक अक्ष बोलेंगे ब्लैक वाले को, और ये चुंबकीय अक्ष हो गई, ठीक। किंतु भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष संपाती, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, संपाती ना होकर 11.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, झुकी हुई है, अक्ष है ना, ठीक। किंतु भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष संपाती ना होकर 11.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, इसे दिक्पात कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे दिक्पात कोण, दिक ये लिखा, दिक्पात कोण कहते हैं। लिखा, फिर से बोलूं, स्थायी दंड चुंबक के वहां तक लिख लिया होगा, मतलब अतः संपाती ना होकर 11.5 के कोण पर झुकी हुई है, इसे दिक्पात कोण कहते हैं। जो ये कोण था 11, इसे दिक्पात कोण बोलेंगे। और एक क्या होता है, डिप एंगल होता है, नमन कोण, ठीक है, दिक्पात, दिक्पात ये लिखा हुआ है यहाँ देखो, दिक्पात, दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। ये बात तो हमने लिख ली है डायग्राम से। हमें क्या पता कि हमने देखा कि जब हमने कोई फ्रीली चुंबक लटकाई तो इस चुंबक का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी की सदैव उत्तरी दिशा में रहता है, और इसका दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी की सदैव दक्षिणी दिशा में रहता है। ये वाली लाइन पहले लिखी आपने। फिर हमने क्या लिखा कि इससे अतः वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में ये अनुमान लगाया, प्रारंभ में अभी अनुमान लगाया क्या, कि पृथ्वी के अंदर कोई स्थायी दंड चुंबक है, जिसके कारण ये पृथ्वी ऐसे, ये चुंबक ऐसे रुक जाती है नॉर्थ की तरफ, उत्तरी दिशा की तरफ, इसका नॉर्थ पोल हो जाता है और साउथ पोल इसका दक्षिण दिशा, यानी कि प्रारंभ में ऐसा अनुमान लगाया कि स्थायी दंड चुंबक है। और वो जो दंड चुंबक है उसका उत्तरी जो मतलब है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव जो दंड चुंबक है वो उसके पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की तरफ होगा, ठीक। और चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो पृथ्वी की भौगोलिक उत्तरी दिशा की तरफ होगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया अभी। और ये दोनों जो इसका चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष है वो संपाती ना होकर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ना होकर, थोड़े से एंगल है इनके बीच में, दिक्पात कोण है, तो वो कितना है 11.5 डिग्री का कोण है। ये हमने अभी तक बात लिखी। अब प्रारंभ में हमने लिखा ना, अतः वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर कोई स्थायी दंड चुंबक होगी जो ऐसे बार मैग्नेट होगी, स्थायी दंड चुंबक को बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक। तो बार मैग्नेट होगी एक तरीके से, बार दंड बोलते हैं इसको। तो ऐसे मैग्नेट होगी, इसके कारण ऐसे रुक जा रही है। लेकिन अब ये बात खारिज होगी क्यों, तो मैडम क्यूरी के तापमान के चक्कर में हम बात देखेंगे। तो अब लिखो अगला पैरा चेंज करके, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का एक ऐसा तापमान, चुंबकीय पदार्थ के ब्रैकेट में लिख लेना Fe और Ni, ठीक है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ Fe और Ni, लोहा और निकेल, जो पृथ्वी के अंदर अधिकतम पाए जा रहे हैं ना, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का एक ऐसा तापमान होता है जिस पर वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, इसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ का एक ऐसा तापमान होता है जिस पर वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, जिस पर वह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है, इसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। लोहे और निकेल के लिए यह लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लोहे और निकेल के लिए यह क्या, यह क्यूरी तापमान, ठीक है। लोहे और निकेल के लिए यह तापमान, ऐसे लिख भी लो तो ऐसे, लोहे और निकेल के लिए यह तापमान
500 से 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। पाँच सौ से 600 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखेंगे ना, 500 से 600 ऐसे लिखो, ठीक है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। विराम लगा लिखो, पृथ्वी के भीतर तापमान इससे कहीं अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान इससे कहीं अधिक होता है, यानी 506 डिग्री थोड़ी ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा होगा आउटर कोर में, कहीं अधिक होता है। अतः भूगर्भ में स्थायी दंड चुंबक संभव नहीं है। इससे कहीं अधिक होता है मतलब इससे ज़्यादा होगा, 500-600 डिग्री से तो बहुत ज़्यादा होगा। पृथ्वी के अंदर या भीतर तापमान इससे कहीं अधिक होता है। अतः भूगर्भ में स्थायी दंड चुंबक संभव नहीं है। ये बात हो गई खारिज, ठीक। भूगर्भ में स्थायी दंड चुंबक संभव नहीं है। स्थायी दंड चुंबक, जो बार मैग्नेट की बात करी थी वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में कि भाई इसमें एक बार मैग्नेट है पृथ्वी के अंदर जो ऐसे रिएक्ट कर रही है, तो वो नहीं है अब, ठीक, क्योंकि अब क्यूरी टैप में जब खोज लिया गया बात समझ में आई। तो फिर कुछ तो क्रिया हो रही होगी जो मैग्नेटिक फील्ड, हम तो भूचुंबकत्व पढ़ रहे हैं, भूचुंबकत्व मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसी में अगला लाइन लिख लो आगे, अतः भूगर्भ में कुछ ऐसी विशेष क्रिया हो रही है, अतः भूगर्भ में कुछ ऐसी विशेष क्रिया हो रही है जो भूगर्भ में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है। अतः भूगर्भ में कुछ ऐसी विशेष क्रिया हो रही है जो भूगर्भ में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है। जो भूगर्भ में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रही है। ठीक, इसी क्रिया को वैज्ञानिकों ने भूजनित्र क्रिया कहा है। भूजनित्र क्रिया कहा है। भूजनित्र, जियोडायनामो, जियो के बाद डैश मारना लगा था हाइफन, डायनामो, भूजनित्र, ठीक। इसी क्रिया को वैज्ञानिकों ने भूजनित्र कहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम समझ लेते हैं क्या है भूजनित्र को, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायनामो पढ़ा है, डायनामो यंत्र सुना है, नाइन्थ क्लास के आसपास पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो उसमें क्या होता था, जो चुंबक लगाई जाती थी, एक लैमिना लगाया जाता था, है ना, लोहे का कोई पदार्थ वगैरह से लगा लो जिसमें जो भू चुंबकत्व गुण को धारण कर ले, उसको घुमाया जाता चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो हमें क्या करता था, वो करते यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था डायनामो यंत्र, है ना, फैराडे ने दिया था ना, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है। तो ऐसे करके हमने मान लिया दो चुंबक ऐसे होती थी, ठीक, और ऐसे करके बीच में एक हमने कोई लगा दिया पदार्थ जो चुंबकीय गुण को धारण कर सकता है, लैमिना से बोलते थे, उन्होंने बोला था फैराडे ने। तो ये चुंबक है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे मान लो ये नॉर्थ पोल या मैग्नेट मान लो, ऐसे मान लो नॉर्थ और साउथ इनको कर दो, तो इनका क्या चुंबकीय क्षेत्र अपना उत्पन्न होगा ऐसे करके, कुछ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा नहीं होगा, कहीं पर होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको घुमाएंगे, इस लैमिना को बहुत तेज से जब घुमाएंगे तो क्या होगा, हमें एक तो हमें यांत्रिक ऊर्जा, इससे हमें जो हमें जनरेटर वगैरह चलता है, जैसे डायनामो के अंतर्गत तो जनरेटर लगाते हैं बिजली में, शादी वगैरह में, तो वो क्या उसमें चुंबक तो होती है, घुमाते हैं। तो इसमें क्या है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो फायदा हुआ है। लेकिन हम इस टाइम के पढ़े, हम भूचुंबक से रिलेटेड होकर पढ़ेंगे इसके लिए, तो वो सब भूल जाएंगे। हमें बात का ध्यान रखना है कि जब हमने ये देखा तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होगी, वो अलग बात है, लेकिन हमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा बढ़ा हुआ मिला,
मतलब जितना चुंबकीय क्षेत्र पहले था घुमाने से पहले, जब हमने घुमाया इसको तो क्या वो चुंबकीय क्षेत्र में बढ़ा हुआ मिला, यानी कि डायनामो से हमें ऐसा पता चला। तब हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं उसमें। अब क्या है, ये बात पहले समझे कि यानी कि जब जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत, हमें बिजली तो मिल गई जनरेटर लगाने के बाद, वो अलग बात है, लेकिन हमारे क्या चुंबकीय क्षेत्र भी बड़ा मिल गया। जो चुंबकीय क्षेत्र, जो ये चुंबक जो पैदा कर रही थी, चुंबकीय क्षेत्र जितना पहले कर रही थी, लेकिन घूमने के बाद जब इनको घुमाया गया, एक चुंबकीय गुण धारण करने वाला पदार्थ था उसको बीच में घुमाया गया, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा हुआ मिल गया, यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया पहले से मुताबिक। ठीक, तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस क्रिया के लिए क्या चाहिए, एक तो पहले से ही कोई चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, यानी कि पहले से आपके पास चुंबकीय क्षेत्र हो एक, यानी कि पृथ्वी में जोड़ते पड़ेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, एक आपके पास पदार्थ हो, ठीक, जो चुंबकीय गुण धारण कर सकता हो। पहला केस ये, दूसरा केस ये, तीसरा केस क्या है, उसकी एक नियत गति भी हो। ठीक है, एक गति के हिसाब से जब ये घूमेगा तभी तो आएगा। तो पृथ्वी के संदर्भ में क्या बात चल रही है, पृथ्वी के संदर्भ में बात ये चल रही है कि पृथ्वी जो ऐसे है, ठीक, चलो इसी को भारी मान लो, ये पृथ्वी ऐसे बड़ी हो गई मान लो, ठीक, तो ये हो गया आउटर कोर, इसके अंदर छोटा इनर कोर बना लेना हम, तो ये आउटर कोर हो गया, ये इसको इनर बना ले, और ये मेंटल हो जाएगा बाहर वाला, तो ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ये मेंटल हो गया, ऐसे तो पढ़ के आए हम लोग। ठीक, तो ये जो आउटर कोर है इसमें हम यहाँ पे यानी कि Fe और Ni, ठीक, और ये इनर कोर अंदर वाला, ये ठोस है, तो इसमें जो द्रव अवस्था में ऐसे घूम रहा है ना बहुत तेज़ी से। तो अब देखो क्या है, ये पृथ्वी का हमने आलय से बनाया है, ये इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, उसके बाद में क्रस्ट वगैरह होगी, लेकिन हम लोग बिल्कुल अंदर का देख रहे हैं। ये जो घूम रही है पृथ्वी, अब क्या देखो, पृथ्वी का हमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन सकता है, यानी कि यहाँ पे डायनामो यंत्र से हमें क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा हुआ मिला, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे बन सकता है, और यहाँ बन गया। और तो चुंबकीय क्षेत्र और कैसे, मतलब एक तो क्या मान लो 10% है, पहले 12% मिले, 2% तो हमें मिल गया एक्स्ट्रा, 2% चुंबकीय क्षेत्र कहीं से आ गया। वो कैसे आ गया कि दो चुंबक पहली थी, उनका कुछ चुंबकीय क्षेत्र था, फिर हमने कोई पदार्थ ऐसा लगाया जो चुंबकीय गुण का धारण कर सकता था, और उसको हमने एक नियत गति से घुमाया जब, तो एक चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा हुआ मिला हमें। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की संकल्पना भी कुछ ऐसी लगाई जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा कि अब स्थायी दंड चुंबक अंदर नहीं है। अगर स्थायी दंड चुंबक होती तो भाई चुंबक होती है, तो चुंबक अगर ऐसे है तो उसका नॉर्थ पोल से साउथ पोल से अपने आप होती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, लेकिन वो चुंबक वाली संकल्पना तो खारिज हो गई, क्योंकि हमने देखा क्यूरी टेम्परेचर के कारण, क्यूरी टेम्परेचर वो हीट ऐसी थी। तो अब क्या कारण है कि फिर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तो है, वो तो हमें दिखता है, तो कोई दूसरा कारण होगा फिर। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या पता लग रहा है कि डायनामो यंत्र में जोड़ के देखा तो वो क्या है, जैसे सूरज है, सूरज से ना बहुत सारे आवेशित कण जब चल के आते हैं, सूर्य जो है उससे बहुत सारे आवेशित कण निकलते हैं, बहुत सारी तप्त गैसें निकलती हैं, प्लाज्मा का पूरा बना हुआ है सूर्य जैसे बना हुआ। तो जब वो सूर्य उसके आवेशित कण चलते हैं, तो आवेशित कण जब चलते हैं तो चलने के दौरान वो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। जो आवेशित कण जो चलेंगे, चलने के दौरान अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हुए चलते हैं। तो सूर्य से जब कुछ आवेशित कण आ रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, और फिर सूर्य भी घूम रहा है बहुत तेज़ी से, वो तप्त पदार्थ में घूम रहे हैं। तो घूमने का कारण क्या है, सूर्य का एक बहुत बड़ा चुंबक, उसमें तो वैसे ही आवेशित कण है, वो आवेशित कण जब घूम रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा ही होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र सूरज से पैदा हो रहा है, ठीक है, समझते हैं, सूर्य से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, वो पृथ्वी और अन्य ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में मतलब उसमें आ जा रहा है, कवर कर लेना। जैसे कि सूर्य यहाँ पर अगर है और पृथ्वी अगर यहाँ है, तो सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पृथ्वी और अन्य ग्रह आ जा रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये सूर्य का ही है, क्योंकि सूर्य का मतलब जो है कि सूर्य के आवेशित कण जब वो चलेंगे पृथ्वी और अन्य ग्रहों की तरफ, तो आवेशित कण चलते हुए जब दौरान अपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये सब फिजिक्स वगैरह में थोड़ा देखा होगा। तो इसमें ये चीज़ आई कि अब हम जो समझ रहे हैं कि जब सूर्य ऐसे चल रहा है, सूर्य प्लाज्मा का बना हुआ है, बहुत गर्म, वो भी घूम रहा है, आकाशगंगा चक्कर लगा रहा है, उसके अंदर भी घूम रहा है। तो क्या है, अब हमें जो 3 चीज़ें चाहिए थी वो 3 चीज़ें हमें पूरी मिल रही। पृथ्वी के चुंबक, हम फिर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आ जा रहे हैं कि सूर्य की बात समझी, डायनामो की बात समझी, अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आ रहे हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना होगा फिर, अब स्थायी दंड चुंबक नहीं है अगर, तो वो कैसे कि हमें एक पहले से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो वो दे दिया सूर्य ने हमें। ये पृथ्वी यहाँ पे फंस गई इसके अंदर, और अन्य ग्रह और भी सब उनके चुंबकीय क्षेत्र अपने डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो पृथ्वी इसके अंदर आ रही है। तो एक तो ये हो गया। फिर पदार्थ को चाहिए, तो पदार्थ हमारे पास है निकल और आयरन, ठीक, इनको घूमना चाहिए गति, जो हमने घुमाया था इसको लैमिना, इसको बहुत तेज घुमाया, तो इनको घुमाना, तो पृथ्वी 1700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है देह विषुवत रेखा पे, तो इतनी तेज से घूम रही है। तो इस घूमने के कारण, और ये भी मिल गया हमें, ये भी मिल गया, तो इसके कारण पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि अब क्या है, अब हमें जो चुंबकीय क्षेत्र पहले से जो दिया गया था उससे बड़ा हुआ मिल रहा है। क्या हमें यहाँ पे बड़ा हुआ मिल गया, तो जो बड़ा हुआ मिल रहा है वो हम मानेंगे वो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। यानी कि जो यहाँ जो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र था ये लगाई हमने, यहाँ किसका चुंबकीय क्षेत्र सूर्य का है,
और हमें जो यहाँ बढ़ा हुआ मिल रहा था तो वो किसी प्रकार से इसका बढ़ा हुआ मिलेगा जो पदार्थ लगाया था हमने। अब जो बढ़ा हुआ मिल रहा है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि जनरेट कैसे हुआ। और इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को भूजनित्र जियो डायनोमो, क्योंकि डायनोमो यंत्र जो फेराडे ने दिया था उससे रिलेटेड बन रहा है, इसलिए हम बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। इसी को हम टुकड़ों टुकड़ों में लिख लें। क्या ये 3 कंडीशन चाहिए होती है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। तो हमारी तीनों कंडीशन, पहले से ही चुंबकीय क्षेत्र सूरज का था, दूसरा कोई पदार्थ ऐसा हो चुंबकीय गुण धारण कर सकता है, तो वो हमारे पास पदार्थ है ही पृथ्वी के अंदर। और क्या है, गति से घूमेंगे तो वो गति कराएंगे, तो वो गति ये है उसकी, पृथ्वी की जो गति घूम रही है इसके कारण हो रहा है। फिर इसमें भी हालांकि अभी भी श्योरिटी नहीं आ पाई है, इसलिए नहीं आ पाई है क्योंकि क्या है कि जो अभी है यहाँ से ऐसे नॉर्थ, इसके हिसाब से नॉर्थ ही है, तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र वो ऐसे निकल रहा है। ठीक है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है। लेकिन अब क्या, पृथ्वी तो गोल है, तो यहाँ से भी निकलना चाहिए, हो सकता है ऐसे जाए और ऐसे भी जाए, कैसे भी जाए, कहीं से भी जा सकता है, गोल है। उसका नॉर्थ और साउथ कैसे डिसाइड हो रहा है, ये कैसे आ रहा है, इसमें अभी भी थोड़ी सी इस पर रिसर्च वगैरह और चल रही है। लेकिन जहाँ तक पहुँच रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचे, जो बातें खारिज हो। अब कल को कोई और नया रिसर्च आएगी तो ये बात भी हो सकती है खारिज हो जाए। लेकिन पहले सबसे पहले उन्होंने मान लिया था कि भाई कोई दंड चुंबक है, स्थायी पृथ्वी के अंदर कोई चुंबक फंसी हुई है जिसके कारण जो चुंबक ऊपर लटका रहा है वो रिएक्ट कर रही है ऐसे करके। लेकिन बाद में जो क्यूरी टेम्परेचर वाले बात आई तो उससे खारिज होगी बात। अभी तक ये संकल्प में लेकर चल रहे हैं कि भाई डायनामो यंत्र के कारण, और ये अमूमन थोड़ा सही माना जा रहा है। लेकिन बस ये कि कैसे है, इसमें कई बार कम भी हो जाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, कई बार ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन है तो है भी बचा हुआ। लेकिन जिस दिन ये पृथ्वी घूमना रुक जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी हो सकता है रुक जाए, और वो रुक गया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पूरे कवच की तरह हमारे पृथ्वी को रोका हुआ है, जो बहुत सारा हमें चीज़ों से बचाता है। अब इतनी सी बात को हम पहले लिख ले रहे हैं। आपने लिखा ना, इस प्रक्रिया को भूजनित्र कहते हैं, जियो डायनोमो कहते हैं। अब अगले पैराग्राफ से लिख लो। अब जो हमने बात समझी इसी को लिख लेते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में होते हैं। पृथ्वी तथा अन्य पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में होते हैं। ये बात तो समझ रहे हो ना, ये सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसके आवरण में पृथ्वी आ रही है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में होते हैं। ठीक, जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अधीन किस चुंबकीय क्षेत्र के अधीन, सूर्य के, ठीक है ना। जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अधीन पृथ्वी के बाह्य कोर में उपस्थित लोहे और निकेल का चालक द्रव गति करता है। पृथ्वी के बाह्य कोर में उपस्थित लोहे और निकेल का चालक द्रव गति करता है, तब इसमें प्राप्त संवहन धाराओं का छूटा कहीं पे, सुनो। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में होते हैं। जब इस चुंबकीय क्षेत्र के अधीन पृथ्वी के बाह्य कोर में उपस्थित लोहे और निकेल का चालक द्रव गति करता है, तब इसमें प्राप्त संवहन धाराओं के अधीन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सूर्य के आवरण का मतलब क्या हुआ, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का आवरण ये सूर्य, हम लेगा ना, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में होते हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र ये इतना बड़ा, इसके आवरण में, तो आवरण का मतलब उसके अंदर। ठीक, ये बात आप एक बार घर पर रिवाइज करोगे जाके तो समझ में आ जाएगी, वरना इस लाइन को पढ़ोगे तो भूल जाओगे आवरण क्या है, कि पृथ्वी का और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो, कि जो आवेशित कण निकल रहे हैं सूर्य से वो चल रहे हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा कर रहे हैं, तो सूर्य के ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं। तो एक आपको यहाँ से मिल गया, ये 3 कंडीशन है डायनोमो वाले यंत्र की। एक डायनोमो यंत्र की ना, यहाँ लिख लो साइड में डायनोमो यंत्र, और उसमें 3 कंडीशन लिख लेना, हल्का सा ये छोटा सा बना पड़ेगा, ताकि आपको ये कंडीशन कोई बताएगा तो ना, डायनोमो यंत्र लिखा छोटा सा साइड में कहीं पे, और इसमें पहले से चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ और नियत गति हो, ये तभी आपको समझ में आ जाएगा।
डायनामो यंत्र लिख लो, फैराडे ने जो दिया था, जो उसका काम मतलब फिजिक्स में से ऐसे पढ़ोगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसमें ऐसे दो चुंबक लगाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ठीक। हाँ ये चुंबक है, एन और एस लिख दिया मैं, चुंबक दोनों तरफ लिख दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं भी कर दो, लेकिन चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है, ठीक है, सही समझ में आ रहा है। पहले से चुंबकीय क्षेत्र, पदार्थ और नियत गति ऐसे लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सूर्य का आपने क्या लिखा, हमने लाइन लिखी थी कि सूर्य के आवरण होता है, तो ये मिल गया पहले से चुंबकीय क्षेत्र। फिर हमने लिखा कि इसी चुंबकीय क्षेत्र के अधीन पृथ्वी के बाह्य कोर में जो उपस्थित निकला, और वो दूसरा वाला बात पता चल गया। अब वो गति कर रहे हैं, अब लिखा संबंध धारा, मतलब गति करता है, चालक द्रव गति कर रहा है। संबंध धारा का मतलब क्या है कि जो गति कर रहा है तो उसमें धारा बन नहीं, हम वो भी आगे पढ़ेंगे, संबंध धारा सिद्धांत और पढ़ेंगे, लेकिन हम संबंध गति करेगा, घूमेगा, तो घूमने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। ये लिखिए ना आपने, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। एक लाइन और चाहे लिख लो आगे, जब ये जो चुंबक जो चालक द्रव गति कर रहा है ना, चालक द्रव गति करना रोक देगा अपने, तो चुंबकीय क्षेत्र भी रुक जाएगा, ठीक है। यह गति में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वैसा परिवर्तन होगा, ठीक। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और बल्कि चुंबकीय क्षेत्र विकृत भी हो सकता है। जो नॉर्थ यहाँ से, अभी नॉर्थ यहाँ से निकल रही है, कल को यहाँ से भी निकल सकती है, ठीक। एक लाइन और लिख लो, जब चालक द्रव गति करना बंद कर देगा तब चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं रहेगा। जब चालक द्रव गति करना बंद कर देगा तब चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। या चालक द्रव कौन सा, वही निकल और उसका, ठीक है, आयरन का, ये ध्यान रखना। जब चालक द्रव गति करना बंद कर देगा तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं रहेगा। या चालक द्रव की गति में जो परिवर्तन होगा, चालक द्रव की गति में जो परिवर्तन होगा उससे चुंबकीय क्षेत्र भी प्रभावित होगा। चालक द्रव की गति में जो परिवर्तन होगा, चाहे वो कम ज़्यादा होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से। चालक द्रव में जो परिवर्तन होगा उससे चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये चीज़ तो अब अंडरस्टूड होनी चाहिए सब। जब चालक द्रव गति करना बंद कर देगा तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं रहेगा, ठीक। और जब या मेरे यार बोला, या चालक द्रव की गति में जो परिवर्तन होगा, चालक द्रव की गति में जो परिवर्तन होगा तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, या कम या ज़्यादा जैसा भी होगा, परिवर्तन जैसा होगा वो वैसा होगा। विराम लगा लिखो, चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, यहाँ तक कि चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, और यहाँ तक कि चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमित भी हो सकते हैं। हमने बोला था चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, और यहाँ तक कि चुंबकीय ध्रुव उत्क्रमित भी हो सकते हैं। उत्क्रमित भी हो सकते हैं, यानी कि बदल भी सकते हैं, ठीक है। एक बार मतलब ये जो चीज़ है कि ये वैज्ञानिक अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे क्या द्विध्रुव की तरह कैसे रिएक्ट कर रहा है, कि जो चुंबकीय जो क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो ऐसे क्यों हो रहा है, कहीं से निकल रहा है कहीं भी जा रहा है, ऐसे क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो थोड़ा सा रिएक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक जगह से निकल रहा है और एक जगह पे जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है। वैज्ञानिक अभी भी इस चीज़ में अटके हुए हैं कि जो चुंबकीय ध्रुव है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, वो द्विध्रुवी कैसे है। लिख लिया, अब समझोगे। उत्क्रमित मतलब उल्टा, जैसे अभी यहाँ से निकल रहा है, परिवर्तित तो हो रहा है कि थोड़ा इधर हो गया उधर हो गया, परिवर्तित हो गया। उत्क्रमित मतलब कि उल्टा भी हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कि यहाँ से निकलने लगा। हाँ, तो इसमें अब क्या चीज़ है, वैज्ञानिक अभी यही नहीं पता लगा पा रहे, इस पर शोध चल रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो द्विध्रुवी कैसे काम कर रहा है। द्विध्रुवी का मतलब समझ रहे हो, यानी एक ध्रुव से तरफ निकल रहा है, एक तरफ से जा रहा है, ऐसे क्यों नहीं, इधर से क्यों नहीं निकल रहा है, इधर से क्यों नहीं जा रहा है। तो ये वाली बात है, यानी कि अगर ऐसा है इसका मतलब बार मैग्नेट जैसे कोई लग रही है
कि एक मैग्नेट लग रही है अंदर से दंड चुंबक लग रही है, जबकि बार मैग्नेट की संकल्पना तो समाप्त हो चुकी है। बार मैग्नेट तो ऐसे करती है कि बार मैग्नेट होगी जो ऐसी, वही उसका नॉर्थ और साउथ होगा, तब वो ऐसे निकलेगा, नॉर्थ से जाएगा साउथ से जाएगा। लेकिन तो इसके बार मैग्नेट की संकल्पना तो खारिज हो चुकी है, तो फिर ऐसे कैसा है, तो वो अभी शोध चल रहा है। या यूरोपीय स्पेस एजेंसी उसने मिशन भेजे अपने, अल्फा ब्रावो चार्ली नाम से ऐसे सैटेलाइट्स भेजी हैं, वो भी देख रही हैं चुंबकीय ध्रुव की गणना वगैरह देख रही हैं, स्वान मिशन नाम से। तो वो सब लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी क्या है। और ये खिसकता भी रह रहा है, पृथ्वी है, पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है वो भी धीरे धीरे खिसक रहा है। मतलब पहले कनाडा में बताया जा रहा था, फिर वो पहुंच गया साइबेरिया तक पहुंच गया, तो ऐसे अगर यहाँ पर है तो वो धीरे धीरे खिसक रहा है। तो ये सब में चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, ध्रुव के अंदर, तो वो कैसे आ रहे हैं उसके वो भी रिसर्च चल रही है। लेकिन हम लोगों को समझना कि मोटा मोटा समझना, वो क्या समझ लिया, भूचुंबकत्व का मतलब समझ लिया कि पृथ्वी का कोई चुंबकीय, भूचुंबकत्व का मतलब वैसे क्या है, कोई पूछे तो क्या बताओगे? भूचुंबकत्व का मतलब पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन भूचुंबकत्व है, ठीक है, यानी कि उसके अध्ययन का विज्ञान भूचुंबकत्व है। और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी उपस्थिति कैसी है, विकास कैसे है, उसमें परिवर्तन होने वाली, ये सब किसके अंदर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो उत्पत्ति विकास हो रहे हैं। और हमने फिर देख लिया कि हम कोई फ्रीली चुंबक लटकाते हैं तो ऐसा से बिहेव करती है, तो हमें से लगा कि अंदर एक स्थायी चुंबक है, कोई दंड चुंबक का बार मैग्नेट है। लेकिन फिर मैडम क्यूरी टेम्परेचर हमने पढ़ा कि कोई चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो एक टेम्परेचर पे आके अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर लोहे और निकल जैसे तत्व है, इनका तो क्यूरी टेम्परेचर लगभग 500-600 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि पृथ्वी के अंदर तापमान यहाँ से इससे कई ज़्यादा होता है। तो ये वाली बात तो खारिज हो गई कि यानी तो अपने चुंबकीय गुण खो चुके होंगे, तो इसके कारण इसमें तो बार मैग्नेट अंदर है, तो बार मैग्नेट की संकल्पना खारिज हो गई। तो कोई एक विशेष क्रिया अंदर हो रही है जिसके कारण पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने उसको क्या बोला, भूजनित्र बोला, जियो डायनोमो बोला। वो डायनोमो के यंत्र से रिलेटेड, फैराडे के यंत्र से रिलेटेड। हमने देखा कि फैराडे के यंत्र क्या कहता था कि कोई चुंबक पहले से अगर प्रोवाइड कराओगे तो उनका कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें अगर कोई चुंबकीय पदार्थ, कोई ऐसा चुंबकीय गुण धारण करने वाला पदार्थ लगाएंगे, जैसे लैमिना उन्होंने बोला था उस टाइम, उसको अगर एक स्पीड से घुमाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से जितना उत्पन्न है उससे बड़ा हुआ हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक, इसके कारण हमें लग रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक्स्ट्रा हम सीधे पृथ्वी से रिलेट कर लेंगे। तो पृथ्वी में क्या है, उसकी 3 कंडीशन क्या चाहिए थी, एक तो पहले से चुंबकीय क्षेत्र हो और कोई आपको पदार्थ ऐसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, पदार्थ हो और ये पदार्थ एक गति कर रहा हो। तो हमने देखा कि पहले से चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ से आ गया, वो सूर्य के जो आवेशित कण चल रहे थे, तो सूर्य के जब आवेशित कण चलते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब आवेशित कोई भी आवेशित कण चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए चलता है। तो सूर्य से तो बहुत सारे आवेशित कण निकल रहे हैं और सूर्य में जो गति कर रहा है उसके कारण तो सूर्य के ही चुंबकीय क्षेत्र के आवरण में लगे, सूर्य के आवरण में आ गए, अन्य ग्रह आ गए पृथ्वी, और अन्य ग्रह तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़े, तो हमें जो पहले से चुंबकीय क्षेत्र चाहिए था वो सूर्य ने चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही दे दिया हमें। इस चुंबकीय क्षेत्र के अधीन हमने एक पदार्थ घुमा दिया, पदार्थ लिया, वो निकल आ रहा है, इसको घुमाया, तो हमें पहले से बड़ा हुआ जो क्षेत्र मिला वो हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मिला। लेकिन अभी भी रिसर्च किस पे चल रही कि ये द्विध्रुवी कैसे काम कर रहा है। द्विध्रुवी को मतलब अब यार प्लैनेट्स में अगर वो ऐसे गतियाँ हैं उनके अंदर ऐसे करके उनके हमने आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, उनकी आंतरिक संरचना पढ़ो, उनकी आंतरिक संरचना अगर ऐसी ही है तो होगा उनमें भी ऐसे घूम रहे हैं वो भी, ठीक। और उनकी क्या स्पीड है घूमने की, रोटेशन, उनके घूर्णन अक्ष वगैरह जो कौन सी उनकी घूर्णन अक्ष कितनी है, 3.5 डिग्री क्या झुके हैं क्या, जब उसके बारे में पढ़ो तो वो रिएक्ट करेंगे। ये सब लोग घूर्णन अक्ष वगैरह से पढ़ के उसके हिसाब से जो घूम रही है उसके हिसाब से देख रहे ना पृथ्वी अपना घूम रही है, क्या पता और किस उनकी स्पीड कितनी है, प्रॉपर हमें जानकारी उतनी नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा अंदाजा लगा लिया, लेकिन हम लोग तो पृथ्वी अच्छे खासे देख रहे, ड्रिलिंग में सब कुछ कर चुके हैं, तो पृथ्वी की ज़्यादा हमें जानकारी मिल रही। इसी के संदर्भ में हम अन्य ग्रह का अनुमान भी लगा लेते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी और अन्य ग्रहों की बनने की प्रक्रिया एक जैसी है तो उसमें भी वैसा ही कुछ हुआ होगा। तो पहले पृथ्वी के बारे में पूरी सटीक जानकारी मिल जाएगी तो हम चंद्रमा और मार्स की तरफ भी ऐसे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम बाहर बढ़ रहे हैं, चंद्रमा तक बाहर बढ़ रहे हैं। वहाँ पे जैसे जाना मुश्किल हो रहा है, फिर आना मुश्किल हो रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे इंसान एक बार तो जा चुके हैं, अब कोशिश हो रही है कि ह्यूमन वहाँ पे जाए, ठीक से ड्रिलिंग वगैरह हो, अच्छी चीज़ें पता चल के वहाँ पे सब चीज़ निकल के आए, तब हम उसको शोध करें, तब हमें पता चला कि वहाँ पर रहने लायक कंडीशन कैसी है, पानी कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, सब चीज़ें पता है। और उसमें परिवर्तन कितने होने वाले सालों में, कितने टाइम परिवर्तन हो रहा है, वहाँ का जो जलवायु मंडल है, आसपास का मंडल है, वो कितना परिवर्तित हो रहा है। जैसे पृथ्वी के बारे में अच्छा आपको पता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर सब कुछ पता है, तो वहाँ का भी सब पता लग जाए। फिर मार्स तक थोड़ा रीच करना चाह रहे हैं, उसके बाद में और है बाकी जुपिटर सैटर्न वहाँ तक पहुँच रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या है कि वो बस खाली एक टेलीस्कोप वगैरह देख ली, उसके आसपास के उपग्रह देख ली, इतना देख लिया, लेकिन उसके सटीकता से वहाँ पे कुछ जाके और वहाँ से कोई सैंपल उठाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाया उतना। लेकिन यहाँ क्या पृथ्वी की जब पूरी जानकारी मिल जाएगी तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आप पृथ्वी के बारे में पूरा अच्छा है तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी ये भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। थिया नामक एक बहुत बड़ा उपग्रह टकरा गया था, मतलब एस्ट्रॉइड टकराया था पृथ्वी, तो मानते हैं पृथ्वी से चंद्रमा टूट कैसे निकला है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे कैसे चंद्रमा बना है। तो बताते हैं, एक संकल्प नहीं चलती है। थिया नाम से एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आया था और पृथ्वी से ऐसे करके टकराया होगा, कैसे टकराया तो पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया, वो टूट गया, वही चंद्रमा आज उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गति में घूम रहा है, ठीक है। ये थिया नाम का जो उपग्रह था वो उल्का पिंड टकराया था, ऐसा एक संकल्पना ये भी चलती है। तो ये बात समझ में आई अभी
कि चुंबकत्व भूचुंबकत्व कैसे बना और खारिज करते रहना। पहले स्थायी चुंबक वाली बात बताना, वो भी बताना है, और वो खारिज होगी मैडम क्यूरी के टेम्परेचर से, फिर हमने जियोडायनो में रिलेट ले लिया। इतनी बात। अब हम आगे देखेंगे अगला टॉपिक, ये भूचुंबकत्व इतना था। ठीक।